Okay. Hello everyone, I am Ashwin Chaudhary. Today topic is movement of force. इसमें फर्स्ट हेडिंग है हमारा मोशन. हमने पिछले लेक्चर में बता दिया था कि मोशन के बारे में बता दिया था कि फर्स्ट इक्वेशन दे दी थी v इक्वल टू u प्लस at और इसमें सेकंड इक्वेशन में हमने बताया था u प्लस हाफ at स्क्वायर और थर्ड इक्वेशन दी थी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. इसमें u is the initial velocity of the body and v is the final velocity of the body and a is the acceleration of the body, t is the time taken of the body and s is the displacement of the body. ये इसके सिंबल्स थे. आज हम इसमें मोशन के बारे में पढ़ेंगे. तो मोशन क्या होता है? जनरली स्टूडेंट्स क्या बताते हैं जैसे कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो कहते हैं वो बॉडी किसमें है? मोशन में. या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो हम क्या कहते हैं वो किसमें है? हेलो एवरीवन, हमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स. तो यहाँ पर मोशन के बारे में बता रहे थे. मोशन के बारे में बता दो. मोशन क्या है कि जनरली स्टूडेंट्स जो बोल रहे होते हैं तो ये कह रहे होते हैं कि सर व्हाट इज मोशन. आपका क्या आइडिया है? यहाँ पर बताइए ना अभी आपका क्या आइडिया है व्हाट इज मोशन. तो जनरली स्टूडेंट क्या कह रहे होते हैं कि सर कोई बॉडी मूव कर रही होती है उसको क्या कहते हैं? मोशन में. किसमें है? मोशन में. लेकिन एक्चुअली में ऐसा क्या है जनरली पढ़े तो व्हेन अ बॉडी इज स्टिल विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग then the body is said to be in the state of motion. इसका क्या मतलब है कि जब कोई बॉडी अपने सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में अपनी क्या करे? पोजीशन चेंज करे. क्या करे? पोजीशन स्टेट चेंज करे. क्या करे बेटा? स्टेट चेंज करे. उसको मैं क्या कहूंगा कि वो बॉडी क्या है? मूव कर रही है या वो बॉडी क्या कर रही है? मोशन में है. या वो बॉडी किसमें है? मोशन में है. या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि यदि कोई बॉडी क्या टाइम के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर दे. क्या कर दे? अपनी पोजीशन चेंज कर दे. उसको मैं क्या कहूंगा? बॉडी किसमें है? मोशन में है. अब टाइप्स ऑफ मोशन की अगर बात करें यहां से तो सर ये तो बात यहां पर समझना है एकदम बढ़िया. तो टाइप्स ऑफ मोशन जनरली हमने देखा है. टाइप्स ऑफ मोशन की बात करोगे आप. टाइप्स ऑफ मोशन. टाइप्स ऑफ मोशन का क्या होगा? टाइप्स ऑफ मोशन में जनरली दो ही टाइप दे रखे हैं आपके. फर्स्ट है ट्रांसलेटरी मोशन. क्या? ट्रांसलेटरी मोशन. अगर फर्स्ट की अगर मैं बात करूंगा तो फर्स्ट क्या होगा मेरा? ट्रांसलेटरी मोशन. ट्रांसलेटरी मोशन है. ट्रांसलेटरी मोशन को मैं बोल सकता हूं स्ट्रेट लाइन मोशन. क्या बोल सकता हूं? स्ट्रेट लाइन मोशन. स्ट्रेट लाइन मोशन. मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन. क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशनल मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन. ट्रांसलेटरी मोशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो. ट्रांसलेशनल मोशन. ट्रांसलेशनल मोशन. ट्रांसलेशनल मोशन भी हम इसे बोल सकते हैं. ठीक है बेटा, यहां तक बात कंप्लीट होती है. सेकेंड टाइप होगा मेरा कौन सी? रोटेशनल मोशन. क्या? रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन का क्या? अगर फर्स्ट पॉइंट अगर देखें ट्रांसलेटरी मोशन को अगर क्लैरिफाई करें तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या होगा कि यदि कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए क्या कर रही है? मूव कर रही है. एक स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब वन डायरेक्शन, वन डिरेक्शन में से बोल सकते हैं कि यदि कोई बॉडी वन डायरेक्शन में मोशन कर रही है या किसी अलावा स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है तो क्या कहेंगे? इस प्रकार के मोशन को क्या कहेंगे हम? ट्रांसलेटरी मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन बोलेंगे. क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन मोशन. ठीक है बेटा. तो इसको जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए. फॉर एग्जांपल की अगर बात करें सपोज दैट ये बॉडी है, ये सिंगल डायरेक्शन क्या कर रही है? मूव कर रही है ऐसे. ये बॉडी ए है, ये क्या कर रही है? मूव कर रही है ऐसे इस लाइन पे. तो इस प्रकार के मोशन को क्या बोलेंगे? इस प्रकार के मोशन बोलेंगे ट्रांसलेशन मोशन. क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन मोशन. ठीक है बेटा, यहाँ पर समझ में आ गया. अब आते हैं रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन को इस प्रकार से समझो कि रोटेशनल मोशन क्या होगा? नोट कर लिया होगा सभी ने. रोटेशनल मोशन को कैसे क्लैरिफाई करोगे आप? आपके पास 5 सेकंड है वीडियो पॉज करके आंसर दो कि रोटेशनल मोशन क्या होता है. रोटेशनल मोशन. व्हाट इज रोटेशनल मोशन? तो बच्चों व्हाट इज
रोटेशनल मोशन। बताइए, देखो ऐसे बोल सकते हैं, अच्छे से अगर क्लियरिफाई करें कि ऐसी कोई बॉडी किसी एक्सिस के अराउंड, किसके अराउंड, किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रही हो, क्या हो रही हो, रोटेट हो रही हो। जैसे कि अगर देखें किसका भी, कार का भी ले लेते हैं इस प्रकार से, ये कोई पॉइंट यहां पर कोई मैंने एक पॉइंट ले लिया, चलो पी पॉइंट ले लिया, इसका ये सेंटर मान लिया, फिक्स है, क्या है, फिक्स है। अब ये पी पॉइंट जो है अगर इस एक्सिस के अराउंड या इसके किसी एक्सिस के अराउंड, पॉइंट ऑफ एक्सिस के अराउंड ऐसे मूव करे, कैसे मूव करे, ऐसे मूव करे ये वाला, तो इस प्रकार की मोशन को मैं क्या बोलूंगा, रोटेशनल मोशन। क्या बोलूंगा बेटा, रोटेशनल मोशन। ओके, यहां तक समझ में आया, क्लियर। यदि कोई बॉडी किसी एक्सिस के अराउंड क्या करे, रोटेट हो, क्या हो, रोटेट हो, तो उस प्रकार की मोशन को क्या बोलूंगा मैं, रोटेशनल मोशन। अब यहां से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स की बात करें तो मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स की बात करें तो मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, स्ट्रेट फोर्स हम पढ़ रहे थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अगला, मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स की अगर बात करें तो क्या होगा, यहां से देखते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स, जनरल सी बात है, देखो छोटे से भी कंप्लीट कर देते हैं, ज्यादा कंप्लीट नहीं आना है तो मतलब यहां से आज तक का रेडियस माने में, हाँ ये इस प्रकार से मैंने फोर्स ऑफ डायरेक्शन लगा दिया, ये मेरा फोर्स है, ये मेरा हो गया, ये मेरा ए, ये मेरा एफ हो गया, ये इसको कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फोर्स जब मोशन कर रही होती है बॉडी या उसकी टेंडेंसी होती है मोशन करने के लिए, मतलब मोशन करने वाली होती है या कोई बॉडी मूव करने वाली होती है या उसकी टेंडेंसी होती है, उस समय पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा होता है उसी फोर्स को मैं क्या कहूंगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स कहूंगा। क्या कहूंगा बेटा, मूवमेंट ऑफ फोर्स कहूंगा। और इसके फैक्टर्स की अगर बात करें, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, क्या क्या होंगे, फैक्टर्स क्या क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे, फैक्टर अफेक्टिंग मूवमेंट ऑफ ऑन फोर्स, फैक्टर affecting of movement on force, movement on force, फैक्टर अफेक्टिंग मूवमेंट ऑफ फोर्स है वो कौन है बेटा, ऑफ फोर्स है यहाँ पर, ऑफ फोर्स। तो इसके तीन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स है वो कौन कौन से तीन फैक्टर हैं। फर्स्ट फैक्टर है हमारा द, मुझे बता देना जब मैं बुक की तरफ देखूं मुझे बता देना, वही कर है ना, आवाज कट हो गया क्या। फर्स्ट फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो फर्स्ट फैक्टर होगा मेरा द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, मैग्नीट्यूड of force, the magnitude of force applied। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं बॉडी पर उसका मैग्नीट्यूड कितना है, पहला फैक्टर है क्या, जितना फोर्स हम अप्लाई कर रहे होते हैं उसका मैग्नीट्यूड कितना है। सेकंड फैक्टर की अगर बात की जाए तो सेकंड फैक्टर क्या होगा इसका, द डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, the distance of line of action, the distance of line of action of force from the axis of rotation, axis of rotation। इसका क्या मतलब है, जो मूवमेंट ऑफ फोर्स है वो किस पर डिपेंड करेगा, तो डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा उस पर ही डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा ये डिस्टेंस होगा उतना ही मेरा मूवमेंट ऑफ फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है मेरा, थर्ड पॉइंट है
sense of rotation, sense of rotation, सेंस ऑफ रोटेशन का मतलब है या तो ये क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। कैसे समझो, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ओके ओके स्टूडेंट्स, सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ फोर्स की अगर बात करने के लिए गया तो इस वाले फिगर में यहां से हम निकाल दो तो मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे निकलेगा, मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल लेते हैं यहां से, मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू एफ इंटू ओए। ओए का वैल्यू कितना, इसे हम फिजिक्स में जो नोटेशन होता है वो होता है टाउ। क्या होता है, टाउ। फिजिक्स में मोमेंट ऑफ फोर्स को हम टाउ से नोट कर रहे होते हैं। इट इज डिनोटेड बाय टाउ। टाउ इक्वल्स टू एफ इंटू आर। ओ ए इक्वल टू यहां पर जो है क्या है मेरा आर है, तो कितना हो जाएगा, टाउ इक्वल्स टू एफ इंटू आर। ओके, यहां तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट स्टडी है हमारा, यहां से देख लेते हैं यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। अगर इसके यूनिट की बात की जाए तो यूनिट क्या होता है, यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, इसका यूनिट होगा, दो सिस्टम की बात करें तो ऐसा सिस्टम में ले लेते इन ऐसा सिस्टम, ऐसा सिस्टम। तो क्या होगा यहाँ पर, ऐसा सिस्टम में क्या होगा, न्यूटन मीटर। क्या होगा बेटा, न्यूटन मीटर, या मैं इसे लिख सकता हूं kgf इंटू मीटर, या और न्यूटन मीटर। ओके, समझ आ गया, न्यूटन मीटर कैसे, तो एफ का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और आर का यूनिट क्या होता है, मीटर। आर क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम O to A and F is the force applied on the body. The unit of F is Newton and R is the distance. Unit of distance is meter. That is the unit of moment of force in SI system is Newton meter. क्या, न्यूटन मीटर। ओके बेटा, यहाँ तक समझ आया। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि मोमेंट ऑफ फोर्स का एग्जांपल क्या होता है, जैसे कि एक ट्रक हो रहा होता है, ट्रक देखा है, सभी ने ट्रक तो देखा होगा। ट्रक में क्या होता है, जैसे कि फॉर टर्निंग heavy vehicles a bigger steering is required to get more torque as compared to turn a car. हैवी व्हीकल्स के लिए क्या होता है, जब तुमने ट्रक का देखो, ट्रक का स्टीयरिंग कैसा होता है, बड़ा होता है, कार का कैसा होता है, छोटा होता है। तो उसका क्या मतलब है कि जब ट्रक का स्टीयरिंग बड़ा क्यों होते हैं, क्योंकि हम वहां पर जो टॉर्क की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, मेरी इंक्रीज हो जाती है। भाई ट्रक का स्टीयरिंग इस प्रकार से रखो ऐसे, तो इसका यहां से सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन की अगर वैल्यू आप बढ़ा दो, ये वाली जो आर जैसे जैसे इंक्रीज करोगे वैसे वैसे मेरी क्या है, टॉर्क की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। जब मेरी टॉर्क की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो मोमेंट ऑफ फोर्स का भी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। सीधी सी बात है। टॉर्क क्या है मेरा, मोमेंट ऑफ फोर्स ही तो है, टॉर्क जो है मोमेंट ऑफ फोर्स ही तो है। और क्या किसे बोल रहे होते हैं, तो क्या है, जैसे ही मेरा आर इंक्रीज तो टॉर्क इंक्रीज, टॉर्क इंक्रीज तो मोमेंट ऑफ फोर्स की वैल्यू इंक्रीज, जिससे कि वो आसानी से क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है, इस वजह से। ठीक है, हैवी व्हीकल्स के लिए। तो यहां तक हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कपल। कपल की अगर बात करें तो कपल क्या होगा बेटा, जनरल सी बात है, कपल को क्या होगा, टू इक्वल एंड एंटी पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, टू इक्वल एंड, लिख सकते हो डेफिनेशन, मैं बोल रहा हूं कपल की, टू इक्वल एंड anti-parallel forces, to equal and anti-parallel forces acting on a body, to equal and
पैरेलल फोर्सेस on a body equal and anti-parallel forces on a body at some distance from a couple at some distance यहाँ पर लिख लिया at some distance from a couple ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही है। कपल की बात करें, ठीक है ना। कपल बेटा क्या होता है, टू इक्वल एंड एंटी पैरेलल फोर्सेस ऑन अ बॉडी एट सम डिस्टेंस इज कपल या कपल। मैं क्या बोल सकता हूँ, दो बॉडीज है यहाँ पर ऐसे, जैसे देखो यहाँ ये कोई पॉइंट मान लिया मैंने ओ, इसका सेंटर हो गया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, टू एंटी फोर्सेस लगाना है। अब सपोज ऐसे लग रहा होगा, एक एफ कैपिटल एफ, एक ऐसे स्मॉल एफ, एक ऐसे कैपिटल एफ, एक ऐसे स्मॉल एफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कपल क्या होता है, दो इक्वल एंड एंटी पैरेलल फोर्सेस। क्या मतलब है, तो दो फोर्स लग रहे हो बॉडी पर, टू फोर्सेस अप्लाई हो रहे होते, किसी बॉडी पर टू फोर्सेस अप्लाई करता है और उसको जो एंटी पैरेलल का मतलब है, उन दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो कैसी होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। तो इस प्रकार ऐसे मतलब पेयर ऑफ फोर्सेस, पेयर ऑफ एंटी पैरेलल फोर्सेस इज कॉल्ड कपल। ऐसे भी हम बोल सकते हैं डेफिनेशन को, पेयर ऑफ एंटी पैरेलल फोर्सेस इज कॉल्ड कपल। ऐसे भी हम बोल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो यहाँ पर मैंने एक रॉड ले लिया, इसका फॉर्मूला होता है याद रखना, ये कपल का लिख लिया होगा। एक एग्जांपल बता देता हूँ, आपकी बुक में दे रखा है, अच्छा एग्जांपल है बैलेंसिंग के लिए। इसके बाद मूवमेंट ऑफ कपल ले लेंगे। ये कोई मैंने रॉड ले लिया इस प्रकार से, रॉड लेने के बाद इस पर फोर्स मैंने नीचे की डायरेक्शन लगा दिया एफ, ऐसे, ठीक है। ऐसे मैंने इस पर एफ लगा दिया और इसका मिड पॉइंट मान लिया मैंने ये वाला ओ, ये मैंने ओ मान लिया और एक फोर्स मैंने जस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में लगा दिया, अप्लाइड अपवर्ड डायरेक्शन है, इसे बोलते हैं मैंने क्या हुआ, इसको मैंने क्या बोल दिया, ये ऐसे लग रहा है, ठीक है। और ये मेरा ऐसे लग रहा है, ये ए मान लिया पॉइंट और ये मैंने क्या मान लिया, बी मान लिया। ये टोटल डिस्टेंस मैंने कितना मान लिया, डी मान लिया। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है शॉर्ट का कितना मान लिया, डी। मैंने क्या बताया, कपल। कपल का क्या है, इसमें देखो एक फोर्स ये, एक फोर्स ये, अपोजिट डायरेक्शन क्या है, एंटी पैरेलल हम इसे बोल सकते हैं। एंटी पैरेलल तो है, एक फोर्स ऐसे वर्क कर रहा है, एक फोर्स कैसे वर्क कर रहा है, ऐसे, और एक फोर्स कैसे वर्क कर रहा है, ऐसे। इन दोनों का डायरेक्शन कैसा, अपोजिट। या मैं इसे बोलता हूं एंटी पैरेलल, क्या, एंटी पैरेलल, ठीक है। ऐसे वर्क कर रहा है और क्या है, पेयर ही तो बन गया, और ये क्या है, एक पेयर बन गया फोर्स का। तो मैंने क्या बताया, पेयर ऑफ एंटी पैरेलल फोर्सेस इज कॉल्ड कपल। अगर शॉर्ट फॉर्म में रखेंगे तो इतना ही ध्यान रखते हैं। तो यहां से हम निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं, बताइए, आइडिया लगाइए। मूवमेंट ऑफ फोर्स, यहां से देखिएगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा इस वाले में, ओ ए वाले में क्या होगा बेटा, एफ इंटू ओ ए, एफ इंटू ओ ए, फर्स्ट पॉइंट इसके लिए, इस वाले पोर्शन के लिए। इस वाले के लिए क्या होगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ ओबी, ओबी के लिए क्या होगा, एफ लग रहा है, एफ इंटू ओबी, इन दोनों को ऐड करने पर क्या होगा, यहां से ये आ जाएगा जनरल निकल के, एफ ओ ए इक्वल टू एफ ओ बी। दोनों को मैंने क्या किया, ऐड, ऑन एडिंग
या मैं कहूँगा टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स, टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, एफ इंटू या एफ क्रॉस ओ ए प्लस ओ बी। ओ ए प्लस ओ बी क्या है, यहां पर तुमने देखा होगा पीछे इस वाले फिगर में, ओ ए प्लस ओ बी क्या है, ओ ए प्लस ओ बी इक्वल टू डी। टेक दिस वैल्यू ऑन दिस, इन दिस एफ इंटू डी। तो मोमेंट ऑफ फोर्स कितना वैल्यू आ गया, मोमेंट ऑफ फोर्स, फॉर्मूला होगा मेरा क्या होगा, एफ इंटू डी। ये ऑलवेज रिमाइंड करना है, इससे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे इसमें। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों, पहले से नोट डाउन कर लो। इक्विलिब्रियम बताइए, इक्विलिब्रियम क्या होता है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम, आप किसे कहोगे इक्विलिब्रियम, कोई बॉडी। पहले ये बताइए इक्विलिब्रियम होता क्या है, जर्नल सी डेफिनेशन तो छोड़िए, इक्विलिब्रियम की बात करें। इक्विलिब्रियम क्या होता है, कुछ नया वर्ड है सर, वो सवाल में इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो हम बताते हैं। इक्विलिब्रियम का देखते हैं, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम की बात करें तो क्या होगा, किस चीज को आप इक्विलिब्रियम में कहोगे कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि सपोज दैट ये कोई मेरी बॉडी है, इक्विलिब्रियम का केस समझ बेटा, ये मेरी बॉडी है, इस पर इस डायरेक्शन से भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इधर से भी फोर्स अप्लाइड हो रहा है, इधर से भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, उधर से भी फोर्स अप्लाई हो रहा है। इसका मैग्नीट्यूड फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड है, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड है, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड है और फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। ठीक है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो मैंने एफ इधर से ले लिया, सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स अप्लाई कर दिए मैंने उस डायरेक्शन में, क्योंकि बॉडी ए है। इक्विलिब्रियम का केस होता है, तो इक्विलिब्रियम में क्या है कि क्या हो जाए, नेट फोर्स इज जीरो। क्या हो, नेट फोर्स इज जीरो। यदि किसी बॉडी पर नेट फोर्स क्या हो जाए मेरा, जीरो हो जाए, क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो मैं कह दूंगा वो जो बॉडी है वो किसमें है, इक्विलिब्रियम में। मैं क्या कह दूंगा, बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम। एक बात बताइए कि ये वाला इधर से भी एफ लग रहा है और इधर से भी एफ लग रहा है, तो सिंपल सी बात है, ये इसे टर्मिनेट कर देगा, ये इसे टर्मिनेट कर देगा, तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी इस बॉडी पर, जीरो। तो आप क्या कह दोगे, जब किसी बॉडी पर नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो मैं कहता हूँ बॉडी किसमें है, इक्विलिब्रियम में। तो ये मेरा टू टाइप का होता है। फर्स्ट पॉइंट अगर टू टाइप की बात करें, एक तो होता है मेरा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करें, एक होगा मेरा स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक होगा मेरा डायनेमिक। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, एक होगा मेरा स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक होगा मेरा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होगा, मेरे वर्ड से मतलब समझ में आ रहा है, स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब है बॉडी किसमें हो, रेस्ट में। किसमें हो बेटा, बॉडी इज ऑलवेज रेस्ट। बॉडी किसमें हो बेटा, रेस्ट में। बॉडी किसमें होनी चाहिए, रेस्ट में। जब बॉडी रेस्ट में हो, जहां पर नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की अगर बात करें, स्टैटिक इक्विलिब्रियम किसे कहोगे, कोई बॉडी है वो रेस्ट में, मान के चलो ये वाला चौक ये किसमें है, रेस्ट में रखा हुआ है ऐसे। तो अब इस पर नेट फोर्स ये है, अब इस पर नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो इसमें जो इक्विलिब्रियम होगा वो कैसा होगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा। अब सपोज दैट, अब केस आता है थोड़ा डिफरेंट केस आता है डायनेमिक। सर डायनेमिक में तो बॉडी मोशन में होगी, तो वहां पर तो फोर्स की वैल्यू जीरो हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। तो कैसे, कि यदि कोई बॉडी मोशन कर रही है, इस प्रकार से कोई बॉडी है, ये क्या मूव कर रही है, क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो
जब कोई बॉडी मूव करती है तो उस पर जो नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो क्या होगा, वो कैसा इक्विलिब्रियम में चला जाएगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। जैसे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल अगर हम देखें, डायनामिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल अगर मैं देखूंगा बेटा, डायनामिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन एक डायनामिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। इसमें क्या होगा, नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। फिर भी बॉडी क्या कर रही होती है, रोटेट कर रही होती है या मूव कर रही होती है। देखो ऐसे सर्कुलर मोशन ऐसे होगी, कोई पॉइंट यहाँ पर होगा तो पहले वो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में। ये कोई पॉइंट भी है। अब एक बात बताइए कि सर कोई बॉडी तो जब मूव कर रही होती है तो उसमें तो फोर्स लगा रहे होते हैं और वो फोर्स की वजह से मूव कर रही होती है आगे, तो वहां तो नेट फोर्स की वैल्यू जीरो होगी नहीं। क्योंकि बेटा बिल्कुल होगी। बोले कैसे होगी? अब एक बात देखो, इस पॉइंट पी की जो डायरेक्शन है वो कैसे है, ऐसे 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 पॉजिटिव अज्यूम करो, इसे नेगेटिव, और इसे पॉजिटिव, इसे नेगेटिव, इसे नेगेटिव अज्यूम कर लेंगे। सपोज ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। तो क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ऑलवेज टर्मिनेट। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की जो वैल्यू है वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी, तब टर्मिनेट कर पाएंगे। तो यहां पर क्या होगा, ये क्या होगा, यहां पर नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी सर्कुलर मोशन में। ठीक है, तो वहां पर कह देंगे वो बॉडी है, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में रोटेट हो रही है या सर्कुलर मोशन कर रही है तो वहां पर जो नेट फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाए तो मैं कहूंगा वो बॉडी किसमें है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में। तो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करते हुए आगे देखते हैं, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। कंडीशन की अगर बात करें इक्विलिब्रियम की, तो इसके इक्विलिब्रियम के लिए क्या क्या कंडीशन होगी चाहिए। तो कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, यहां पर लिख लेते हैं इसी में, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम का क्या होगा, तो फर्स्ट कंडीशन की अगर बात करें बच्चों, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, टू कंडीशन है इसकी फॉर इक्विलिब्रियम के लिए। तो द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी जीरो। इसका क्या मतलब है, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी शुड बी जीरो। कहने वाला कोई बॉडी है उस पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स निकले उसका जो सम है वो कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन की अगर बात करें तो, और सेकंड कंडीशन की बात करें तो एल्जेब्रिक सम, जो इसका फोर्सेस का जो एल्जेब्रिक सम है वो मेरा कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। हम ऐसे होता है ना वेक्टर सम भी बोल सकते हैं, वो कैसा हो जाए, जीरो हो जाए। तो मैं कह दूंगा कि बॉडी किसमें है, इक्विलिब्रियम में। कंडीशंस की बात होती है। अब यहां से कुछ प्रिंसिपल, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स का क्या आइडिया है थोड़ा, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। मैं आपको इसे इरेज कर देता हूं, आप सोचिए प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या होगा, देखो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की अगर बात करें, इसका एक प्रैक्टिकल भी है, तुमने देखा है, तराजू देखा है, तराजू को देखा होगा सबने, उसी से लगा देते, ठीक है। चलो ये कोई मैंने रॉड ले लिया, इसका ये मिड पॉइंट मैंने डी सॉरी ओ मान लिया, यहां से ए बी, इस पर नीचे वेट लगाते डब्ल्यू का, क्या करना, और यहां लगा देंगे डब्ल्यू। यहां से यहां तक का लेंथ मान लिया L1, यहां से यहां तक का लेंथ मान लिया L2। ये मुझे क्या करना है, बैलेंस करना है, क्या करना है, बैलेंस करना है। तो इसका एक फॉर्मूला लिखेंगे बच्चों, फॉर्मूला होता है सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट
is equal to sum of clockwise movement. Clockwise movement. ये मेरा फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो देखिएगा, ये ऐसे, ये ऐसे, घड़ी कैसे, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज तो कितना, ऐसे वैसे देख लेते हैं। तो W1 इंटू L1 इक्वल टू W2 इंटू, ठीक है, याद रखना इसमें न्यूमेरिकल से इसके बेस, इसी को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। इसके फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूवमेंट ऑफ फोर्स 10 न्यूटन। देख लो, नोट कर लो, मूवमेंट ऑफ फोर्स 10 न्यूटन, मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन देख लेते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स 10 न्यूटन, मूवमेंट ऑफ फोर्स 10 न्यूटन, about a point is 20 Newton meter, about a point is 20 Newton meter, 20 Newton meter. Calculate the distance of point from the force. Calculate the distance. Calculate the distance. Calculate the distance of point from the force. Of point from the force. स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। देखो क्या कर देगा, ऑलवेज गिविंग, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें फोर्स का मैग्नीट्यूड दे रखा है, एफ का वैल्यू दे रखा है 10 न्यूटन, एफ इक्वल्स टू 10 न्यूटन, अबाउट अ पॉइंट इज 20 न्यूटन मीटर, मतलब टाउ, टाउ का वैल्यू दे रखा है वो कितना, 20 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द फोर्स, कहने का मतलब आर निकालना है, क्या निकालना है। तो क्वेश्चन क्या करा, मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अबाउट अ पॉइंट इज 20 न्यूटन मीटर, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द फोर्स। ओके, तो क्या हो जाएगा, इधर से देखते हैं तो कितना होता है, हम जानते हैं वी नो दैट टाउ इक्वल्स टू एफ क्रॉस आर, क्लियर, न्यूटन मीटर, यही होता है। तो टाउ का वैल्यू आपको गिवन है, कितना है, 20 इक्वल टू 10 इंटू आर, कितना हो जाएगा, आर इक्वल्स टू 20 अपॉन 10, 20 अपॉन 10, तो आर इक्वल्स टू मेरा कितना आ जाएगा, 2 मीटर, कितना आ जाएगा बेटा, 2 मीटर, क्लियर। इतना डिस्टेंस हुआ, ये मीटर में है या सेंटीमीटर, चलो 2 मीटर। ओके, तो यहां से हम क्लियर करते हैं। फर्स्ट अगला पॉइंट निकालते हैं, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा। अगला न्यूमेरिकल है हमारा, नोट करो, कैलकुलेट द फोर्स विच विल कैलकुलेट the force, calculate the force which will produce a movement, calculate the force which will produce a movement of force of 20 Newton meter, when perpendicular distance between the point of application, force
एंड टर्निंग पॉइंट इज 20 सेंटीमीटर। कहने मतलब मान लो फिगर बनाना इस प्रकार से कि कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस दे रखा है वो 20 सेंटीमीटर। जो टाई का टावल वैल्यू दे रखा है वो मुझे उसने दे रखा है कितना 20 न्यूटन। टाउ है पूरा टोटल टाउ दे रखा है वो है मेरा 20 न्यूटन मीटर। 20 न्यूटन मीटर। अब इसमें मुझे क्या निकालना है बेटा, इसमें निकालना कैलकुलेट द फोर्स। फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्या मतलब गिवन स्टार्ट गिवन टाउ इक्वल्स टू 20 न्यूटन मीटर एंड आर इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा 0.2 मीटर। 0.2 मीटर 0.2 मीटर कितना हो जाएगा टाउ इक्वल्स टू एफ क्रॉस आर। तो मुझे एफ निकालना है तो एफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा एफ इक्वल्स टू टाउ अपॉन आर। टॉर्क अपॉन आर टॉर्क 20 अपॉन 0.2 F equals to 100 न्यूटन। ओके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन यूजिंग अ 30 सेंटीमीटर अ पर्सन यूजिंग a person using a 30 centimeter long handle spinner to open a nut by applying a 150 Newton force. What should be the length of the handle if he want to open the nut by applying a force of 90 Newton? Given number second, given R equals to 30 centimeter, this convert meter 0.3 meter 0.3 meter at 5 force 150 Newton. Tau find out. Tau find out. करना है मुझे इसमें। अब बच्चों इसमें सेकंड क्वेश्चन में आपको निकालना है आर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन कर देते हैं इसे। हेलो बच्चों, आज हम न्यूमेरिकल वाला पार्ट इसमें कंप्लीट कर रहे हैं। पीछे वाले वीडियो में पार्ट 2 में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए थे और इस पार्ट फर्स्ट में आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स और लगाएंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखें 4। तो अब व्हील ऑफ डायमीटर, कोई व्हील है उसका डायमीटर दे रखा है इस प्रकार से 4 मीटर। ये कोई व्हील है इसका डायमीटर कितना दे रखा है 4 मीटर। कितना दे रखा है बेटा 4 मीटर दे रखा है। इट्स ऑन इन फिगर द कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ये, ठीक है। बी पॉइंट के अबाउट क्या निकालना है या ए पॉइंट के अबाउट मान लो, डी मान लो, कुछ ही मान लो। इस बी पॉइंट के अबाउट क्या निकालना है मोमेंट ऑफ फोर्स का वैल्यू निकालना है। कहने का मतलब टाउ निकालना है, ठीक है। इसके बाद हमको क्या दे रखा है गिवन डायमीटर इज 4 मीटर। तो रेडियस क्या होगा r इक्वल्स टू d/2 होता है फॉर्मूला डायमीटर अपॉन 2। जस्ट हाफ होती है रेडियस डायमीटर के। तो रेडियस कितना होगा 4/2 तो r कितना 2 मीटर। और हम जानते हैं कि v होता है टाउ इक्वल्स टू f क्रॉस r। तो f की वैल्यू कितना 4 न्यूटन गिवन है। इसमें ये वाला जो है ये 4 न्यूटन है बेटा, ये 4 न्यूटन सॉरी मीटर है ये। तो ये डायमीटर दे रखा है, यहाँ पर f का वैल्यू दे रखा है, ये आता है 4 न्यूटन। तो कितना है 4 न्यूटन, तो 4 × 2 तो कितना होगा 8 न्यूटन मीटर। कैसा क्लॉकवाइज
यहाँ पर ये क्लॉकवाइज आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन में से अगले वाला क्वेश्चन नंबर 6 है या 5 है, ये मालूम नहीं है। आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? A 5 kg boy sit 1.2 meter from the fulcrum of a seashore where son and the boy of 40 kg sit on the other side to balance it। फुलक्रम मतलब एक फुलक्रम है, उस पर एक 50 केजी का एक लड़का बॉय है और एक दूसरी साइड में 40 केजी का है। तो 50 केजी का बैठा हुआ है, तो फुलक्रम के सेंटर से मान लेते हैं 1.2 मीटर। तो मुझे कह रहा है तो 40 केजी का बैठा है, उसे कितनी दूरी पर बैठना चाहिए कि जिससे कि वो फुलक्रम जो है कैसा हो जाए, बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो वही अपना प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स क्या कहता है? W1 का वैल्यू है, मान लेते हैं यहाँ है W1 = 550 kg, L1 मान लिया 1.2 मीटर, W2 40 kg और L2 मुझे निकालना, वो मान लिया मैंने x। क्या मान लिया? x मान लिया। x मानने के बाद बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? W1 into L1 = W2 L2। W1 का वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ W1 and W2, L1 and L2 in this equation, तो 50 into 1.2 equals to 40 into x, तो 60 जो equals to 40 into x, तो x equals to 60 by 40, तो x equals to 1.5 मीटर। तो इतना डिस्टेंस पर बैठेगा तो फुलक्रम जो है वो क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है टू अपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस, लिख सकते हो आप, टू अपोजिट and parallel forces, two opposite and parallel forces, two opposite and parallel forces, each of magnitude 3 Newton, each of magnitude 3 Newton, each of magnitude 3 Newton, acts as a couple at the two ends of uniform rod of length 1 meter freely pivoted at its center। Calculate total moment of couple। इसमें मुझे क्या क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 7 ICSE न्यूटन, क्वेश्चन नंबर 7 क्लास 10 का है, ICSE क्लास 10 फिजिक्स, राइट का नेम है न्यूटन, चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 7। तो ये होगा मेरा यहां पर, इसमें मुझे दे रखा है F का मैग्नीट्यूड दे रखा है 3 न्यूटन। ओके, और जो मुझे R दे रखा है वो कितना दे रखा है? 1 मीटर। क्या पूछ रहा है? कपल पूछ रहा है। तो कपल का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंट ऑफ कपल या कपल क्या होता है? ये होगा मेरा F क्रॉस R, छोटा सा ही है, इससे आगे आप कर लोगे। मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल F क्रॉस R कितना हो जाएगा? 3 into 1 हो जाएगा 3 into 3 न्यूटन मीटर। ओके, इतना मोमेंट ऑफ कपल उसका होगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 और 8 आपको करने हैं स्टूडेंट योरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी? कुछ नया टॉपिक है देखने को मिलेगा, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें, छोटा सा टॉपिक है, वो भी कवर कर देते हैं इसी वीडियो में। लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की, और इसके बाद चैप्टर नंबर जो दिया जाएगा आगे देखा जाएगा। देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? मान के चलो ये कोई मेरी बॉडी है इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये वाला, ये एक ये एक ये एक ये एक ये ऐसे ऐसे। तो इसका वेट नीचे लगा होगा W1, ये W2, ये W3, ये W4, ये W5, ये W6, ये W7, ऐसे ऐसे मान लेते हैं। लिखना चाहते हैं लेट बॉडी इज मेड, let body
is made up of particle W1, W2 and W3 and total weight W of the body at point called center of gravity. अगर मैं इस बॉडी के टोटल वेट की बात करूं, इस बॉडी का टोटल वेट क्या होगा? The total weight of the body is W equals to capital W equals to W1 plus W2 plus W3 plus and so on. ये इसका टोटल वेट होगा। यदि किसी बॉडी के टोटल वेट के सेंटर पर जो फोर्स लगता है, ग्रेविटी लगती है, उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब यहाँ पर इसका सेंटर कहाँ? यहाँ मान लेता हूँ W। इस बॉडी का टोटल वेट मैंने क्या मान लिया? W मान लिया। ये कोई बॉडी नहीं है, इसका टोटल वेट W मान लिया। छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इस बॉडी में, उसका वेट है W1, W2, W3। वेट के टोटल इसका ही टोटल वेट होगा इस बॉडी का। इन छोटे छोटे पार्टिकल्स के वेट का जो सम होगा वो इस बॉडी के टोटल वेट के सम के इक्वल होगा। जो इस टोटल वेट के बॉडी पर जिसके सेंटर पर जो ग्रेविटी लगेगी उसी को मैं क्या कहूंगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहां पर क्या होगी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, ये हल्का सा केस होता है, ज्यादा नहीं है। अगर सर्कुलर के लिए कोई सर्कल की बात की जाए तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां लगेगी? ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर लगेगी? ट्रायंगल्स के लिए बात करें तो ट्रायंगल्स में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां बेटा? ट्रायंगल्स में सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए ऐसे 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 कर लो, ऐसे ये ऐसे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर? ये भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। और ट्रायंगुलर शेप के लिए अगर आप किसी रॉड के लिए बात करें तो रॉड के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट कहां डिफाइन करोगे आप? रॉड के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट जस्ट यहां पर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर आप हॉलो सिलेंडर के लिए बात करें तो हॉलो सिलेंडर के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगी बेटा? यहां पर होगी। ये इस प्रकार से ये ऐसे डाल दिया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो ये जहां पर होगी वही कहां होगी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। यहां पर ये मेरे अलग अलग शेप्स के लिए है। कौन के लिए बात करोगे? कौन के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी HY3 हाइट पर होगी। ये मेरा कोई कौन है, इस प्रकार से ये कौन हो गया, ये इसका सेंटर होगा। तो यहां पर कितना है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगी? यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हाइट कितनी होगी? HY, याद रखना ये HY3 हाइट पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी को रूट करेगा। ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते हुए बहुत सारे हैं क्या? डिफाइन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। आपको ये डिफाइन करना है तो क्या है इसका आंसर? क्या होगा बताइए बच्चों? डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी बी ऑलवेज इनसाइड द बॉडी? इसका आंसर क्या होगा? नो। क्या होगा इसका आंसर? नो। ठीक है। कभी भी बॉडी के इनसाइड सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या नहीं होती? लाई नहीं करती। ठीक है। तो अगला एक क्वेश्चन है आपका, आपको करना है इसे, व्हाट इज योर राइट फैक्टर्स? ये देखो, राइट फैक्टर्स ऑन विच सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो किस किस पर डिपेंड करती है? ये आपका क्वेश्चन है, बताइए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है बॉडी के? मैं बताता हूं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन द शेप। बॉडी की शेप पर डिपेंड करेगी। एक बार देखिए, सर्कुलर में कहां पर है? यहाँ सिलेंडर में, यहाँ कौन में HY3 हाइट पर। तो जैसे जैसे मेरी बॉडी की शेप चेंज हो रही है वैसे वैसे भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है। और किस पर डिपेंड करेगी? शेप ऑफ द बॉडी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। जो मास का तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, मान के चलो इस बॉडी का मास था 3 kg, तो इसे मैंने सर्कुलर टाइप में रख दिया। इसका डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करेगा किस पर? बॉडी के मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू क्या करेगी? डिपेंड करेगी। याद रखना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये मैं पिछले वाले पॉइंट में डिफाइन कर चुका हूं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन
इससे मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं है। आप लोग फिर में बता देता हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर बात की जाए, देखो इसी में देख लेते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पहले यूनिफॉर्म एक वर्ड आया, यूनिफॉर्म एक वर्ड है इसमें। यूनिफॉर्म को देखो पहले, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? कुछ नहीं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते। यहां से व्हाट इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये बस एक ही टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। मान लो इसका ये कोई यहां से सर्कुलर का मतलब है कोई बॉडी मोशन कर रही होगी, उसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा? सर्कुलर होगा। ये तो समझ रहे होंगे, उसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा? सर्कुलर होगा। अब वर्ड आता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब है फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल में फिक्स डिस्टेंस कवर करे। क्या? फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल में फिक्स डिस्टेंस कवर करे। तो मैं इस प्रकार की मोशन को क्या कहूंगा? यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहूंगा? यूनिफॉर्म मोशन। कहने का मतलब कि कोई बॉडी रही होगी, कोई बॉडी ए है, अब ये बॉडी यहां तक 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर ऐसे ऐसे है। यूनिफॉर्म का केस बता रहा बेटा, यूनिफॉर्म का, सर्कुलर का केस नहीं है, यूनिफॉर्म का केस चल रहा है। यूनिफॉर्म समझिए पहले। तो ये बॉडी है, अब मान के चलो वो बॉडी पहली सेकंड में 1 मीटर चली, अगली 2 सेकंड में फिर 1 मीटर चली, अगली 3 सेकंड में फिर 1 मीटर चली, अगले 4 सेकंड में उसने 1 मीटर कवर किया। तो एक बात बताइए, फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल में यहां तक का टाइम कितना? 1 सेकंड, यहां तक का 1 सेकंड, यहां तक का 1 सेकंड। वे टाइम भी तो सेम है ना, टाइम इंटरवल कैसा है? यहां पर इक्वल ही तो है। अब एक बात बताइए, जब टाइम इंटरवल इक्वल है और सेम डिस्टेंस चल रहा है 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तो इस प्रकार का मोशन को मैं क्या कहूंगा? यूनिफॉर्म मोशन कहूंगा। क्या कहूंगा? यूनिफॉर्म मोशन कहूंगा। कहने का मतलब फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल में फिक्स डिस्टेंस कवर करें। देखो यहाँ पर 1 सेकंड में 1 यूनिट या 1 मीटर, एक अगले 1 सेकंड में 1 मीटर, अगले 1 सेकंड में 1 मीटर, ऐसे फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल क्या कर रहा है? कवर। अब सर्कुलर की बात करें, अब पाथ चेंज हो जाएगा। ये तो स्ट्रेट लाइन का पाथ था, एक स्ट्रेट लाइन पर, अब पाथ बस पाथ ही तो चेंज करना है। अब वो पाथ स्ट्रेट लाइन ना होकर कैसा हो गया? सर्कुलर हो गया। कैसा हो गया? सर्कुलर। कहने का मतलब किसी एक्सिस के अराउंड अब बॉडी क्या करने लग गई? मोशन करने लग गई। क्या करने लग गई? मोशन करने लग गई। कि सपोज यहाँ पर कोई बॉडी ए रही हो गया, एक पॉइंट रहा होगा, वो पहले ऐसे मोशन किया उसने, फिर ऐसे मोशन किया, फिर ऐसे मोशन किया, फिर ऐसे मोशन किया। इस प्रकार के मोशन को भी क्या कहूंगा? सर्कुलर मोशन। क्या कहूंगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कहने का मतलब फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल में फिक्स डिस्टेंस कवर करते हुए या फिक्स डिस्टेंस के साथ साथ सर्कुलर पाथ को कवर करते हुए जो भी बॉडी मोशन करेगी उसको क्या कहूंगा मैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, यहां तक की बात है। सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर लेते हैं इसी में। चलो इसी में हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो क्या होगा? सेंटर, यहां पर एक वर्ड आया सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अरे भैया इसमें 2 तरीके के फोर्स लगेंगे। दो इधर देखो, इधर देखो बेटा, 2 तरीके, एक तो टुवर्ड्स टू दी सेंटर, टुवर्ड्स टू दी सेंटर, और एक कौन सा लगेगा? एक तो लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि टुवर्ड्स टू दी सेंटर के। मतलब को देखो, एक बॉल लेना और एक बॉल को एक स्ट्रेच वायर, एक वायर से ऐसे बांधना और फिर उसे ऐसे घुमाना, ऐसे घुमाना। तो घुमाने के बाद आप क्या देखोगे? कुछ ऐसा पाथ क्रिएट करेगा। वो जो वायर है, जो डोरी ली है आपने, जो थ्रेड लिया है, वो थ्रेड क्या हो जाएगा? टेंशन लगेगा उस पर, क्या एक फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ। आपके हाथ से वो जो थ्रेड है वो बाहर की तरफ जाएगा, फिर एक फोर्स आप अंदर की तरफ खींच रहे होंगे सेंटर की तरफ। तो जो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा उसे कहता हूं मैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये वाला जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अगर बात करें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर, जस्ट ये क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स में ऐसा लिख लेना कि सेंट्रीपिटल फोर्स होगा सेंट्रीपिटल फोर्स
ये क्या होगा, टुवार्ड्स टू दी नॉर्मल। ये कैसे लगता है, टुवार्ड्स टू दी सेंटर, सॉरी टुवार्ड्स टू दी सेंटर। नॉर्मल नहीं बेटा, टुवार्ड्स टू दी सेंटर। नॉर्मल तो उसका याद आ रहा है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। तो टुवार्ड्स टू दी सेंटर, टुवार्ड्स टू दी सेंटर। ओके, ये तो हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स का, टू दी सेंट्रीपिटल। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लगेगा, अवे टू दी सेंटर, अवे टू दी सेंटर मतलब बाहर की तरफ। हमें फोर्स कैसे लगेगा, ये वाला बाहर की तरफ, ये जो बॉडी है बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी, अवे टू दी सेंटर। उसे कहेंगे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, ये कैसे लगेगा, अवे टू दी सेंटर, अवे टू दी सेंटर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा तो अवे टू दी सेंटर लगेगा। ठीक है, अब इससे आगे क्वेश्चन आप लोग करना और कुछ एग्जांपल्स हैं वो भी पढ़ लेना। ओके बच्चों, आज हमारा यहीं पर इस वीडियो का लास्ट पार्ट था और यहीं पर हमारे चैप्टर समाप्त होता है, फिर उसके बाद एंड होता है। इसको चैप्टर नंबर 3 या 2 का वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ओके।